हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनीशिया आजकल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 4th वीक ऑफ सितंबर 2023। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ। सबसे पहले हमने बात करनी है अ बिग लॉस टू इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। एम.एस. स्वामीनाथन, बहुत ही पॉपुलर नेम है ये एम.एस. स्वामीनाथन, जिसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी माना जाता है। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, और अब ये हमारे बीच में नहीं रहे हैं। इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 98 ईयर्स। 98 ईयर्स में ये हमें छोड़कर जा चुके हैं। कौन थे ये? तो ये थे इंडियन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, जो कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इन्हें इसके साथ साथ कहा जाता था फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी, और ये जो टाइटल है वो दिया गया था बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP के द्वारा इन्हें ये टाइटल दिया गया था। इसके साथ साथ अगर हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारे पास वर्ल्ड फूड प्राइज, जो कि इन्हें दिया गया था 1987 में। इन्हें रमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था इन ईयर 1971। इसके साथ साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड दिया गया था इन 1986। और इंडिया के जो प्रेस्टिजियस पद्मा अवार्ड्स होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, तीनों ही अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो अब ये फेमस पर्सनालिटी हमारे बीच में नहीं रही है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है इंडियन गवर्नमेंट के एक अचीवमेंट के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट ने एक नए माइलस्टोन को अचीव कर लिया है, और इंडिया में जितने भी विलेजेस हैं उसके 75% विलेजेस को अब ODF प्लस का टाइटल मिल चुका है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ODF प्लस होता क्या है। ODF की फुल फॉर्म होती है ओपन डिफेक्शन फ्री, जो कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंदर आने वाला एक स्टेटस है। किसी भी एक विलेज को ODF प्लस होने का स्टेटस कब दिया जाएगा? जब वहां पर इंप्लीमेंटेशन होगा ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। प्रॉपर सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जब किसी गांव में लगते हैं तो उसे ODF प्लस होने का स्टेटस दिया जाता है। और अब इंडिया के 75% विलेजेस ये टारगेट अचीव कर चुके हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अगर इसकी काउंटिंग के बारे में देखें तो 4,43,000 विलेजेस ऐसे हैं जिन्हें ODF प्लस होने का स्टेटस मिल चुका है। और इंडिया में 14 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें नाम आता है सिक्किम, गोवा का, जो 100% ODF प्लस हो चुके हैं। यानी इस स्टेट्स के सारे गांव ODF प्लस होने का स्टेटस ले चुके हैं। यही अगर हम बात करें तो पूरे इंडिया में इस ODF प्लस स्टेटस को 100% करने का टारगेट जो गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया गया है, दैट इज फॉर द ईयर 2024 एंड 25। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है वर्ल्ड के लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल के बारे में, जो कि इंडिया के आउटसाइड होने वाला है। इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा ऑन द डेट ऑफ 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को न्यू जर्सी में इनॉग्रेट किया जाएगा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस टेम्पल को 12,500 वॉलंटियर्स के द्वारा बनाया गया है, जिसमें कुछ आर्मी मेंस भी इंक्लूडेड हैं। और ये जो टेम्पल है ये 12 साल के टाइम पीरियड में बनकर तैयार हुआ है। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 2011 में और अब 2023 में इसे कंप्लीट कर लिया गया है, जो कि 8 अक्टूबर को इनॉग्रेट होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें 10,000 से भी ज़्यादा स्टैचूज एंड कार्विंग्स को इंक्लूड किया जाएगा, जो इंडिया के डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डांस फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। यही इससे पहले जो इंडिया का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल था 12th सेंचुरी में बनाया हुआ अंकोर वाट टेम्पल, जो कि कहाँ पर है, कंबोडिया में सिचुएटेड है। ये टेम्पल अभी तक लार्जेस्ट पोजीशन पे था और न्यू जर्सी का टेम्पल आने के बाद इस टेम्पल को भी ओवरटेक कर लेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है एक स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य के बारे में। ये जो स्टैचू है आदि शंकराचार्य जी का, इसकी हाइट है 108 फुट, 108 फीट टॉल। इस स्टैचू को इनॉग्रेट किया जा रहा है और इस स्टैचू का नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ वननेस। ये जो स्टैचू है वो किसने इनॉग्रेट किया है? ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने इनॉग्रेट किया है। आदि शंकराचार्य जी की जो स्टैचू बनाया गया है, जो मूर्ति बनाई गई है, वो उनके 12 ईयर ओल्ड एक चाइल्ड के रूप की बनाई गई है। यानी जो स्टैचू है उसमें शंकराचार्य जी को 12 साल के एक चाइल्ड के रूप में दिखाया गया है। इसी के साथ साथ हम बात करें तो गवर्नमेंट ने इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर 2,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और इसी के साथ साथ डिफरेंट टेम्पल्स को भी कंस्ट्रक्ट करवाया गया है इन मांधाता आइलैंड ऑफ खांडवा डिस्ट्रिक्ट।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने एक इंपॉर्टेंट बायलैटरल एक्सरसाइज के बारे में बात करनी है। ये नेवी एक्सरसाइज है जिसका नाम है सिम्बेक्स, और ये जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज है इसे कंडक्ट करवाया जाता है बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, जिसका 30th एडिशन 2023 में करवाया जा रहा है। इस एक्सरसाइज के मेन पॉइंट्स की तरफ नजर डालें तो इसमें इंडिया की तरफ से इंडियन नेवी और सिंगापुर की तरफ से रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है RSN, इन दोनों की तरफ से पार्टिसिपेट किया जाता है। ये जो एक्सरसाइज है इसे 2 फेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है, सी फेज एंड हार्बर फेज। यहीं पर इस बार इस एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से जिन इंपॉर्टेंट नेवल शिप्स ने पार्टिसिपेट किया उसमें नाम शामिल होता है ऑफ शिप रणविजय एंड कारावती। इसी के साथ साथ INS सिंधु केसरी ने भी इस एक्सरसाइज में अपनी एबिलिटी एंड स्किल्स को शो किया। अगर हम इस एक्सरसाइज के पहले एडिशन के बारे में बात करें तो फर्स्ट टाइम इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया था 1994 में, और अब इसका 30th एडिशन करवाया गया है टू increase the cooperation between navies of 2 countries. Moving on to next हमने बात करनी है एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड के बारे में जिसका नाम है दादा साहिब फाल्के अवार्ड। दादा साहिब फाल्के अवार्ड, दादा साहिब फाल्के एक बहुत ही पॉपुलर नेम है जिनके नाम से ये अवार्ड दिया जाता है। अगर हम जानते हो तो पहली जो मूवी बनाई गई थी वो दादा साहिब फाल्के के द्वारा ही डायरेक्ट की गई थी। तो इस हर साल इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और इस बार यह अवार्ड के लिए जो नाम सामने आया है इनका नाम है वहीदा रहमान। वहीदा रहमान बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं बॉलीवुड से, जिन्होंने अपने पूरे लाइफ ड्यूरेशन में 90 से भी ज़्यादा फिल्म्स को डिफरेंट लैंग्वेजेस में प्ले किया है। इसी के साथ साथ इसलिए इन्हें दिया जा रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ 2023। इन्हें वहीदा रहमान को इससे पहले नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था इन ईयर 1971। पद्मश्री इन्हें दिया गया था 1972 में, और पद्म भूषण दिया गया था 2011 में। ये जो अवार्ड है वो डिस्ट्रीब्यूट किया किसके द्वारा जाता है, तो जो नेम्स हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। 1969 में ये जो अवार्ड है वो फर्स्ट टाइम दिया गया था देविका रानी। देविका रानी ये जो एक्ट्रेस हैं इन्हें कहा जाता है फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा, और इन्हें पहली बार दिया गया था दादा साहिब फाल्के अवार्ड। 2023 के लिए नाम है वहीदा रहमान। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने स्पोर्ट्स फील्ड से एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट के बारे में बात करनी है। पर्सनालिटी लिएंडर पेस बन गए हैं फर्स्ट इंडियन एज वेल एज फर्स्ट एशियन टू बिकम नॉमिनी ऑफ प्लेयर इन टेनिस हॉल ऑफ फेम। टेनिस हॉल ऑफ फेम बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है इन अ फील्ड ऑफ टेनिस, जिसकी प्लेयर कैटेगरी में पहली बार किसी एशियन या फिर किसी इंडियन का नाम सामने आया है, जिनका नाम है लिएंडर पेस, फर्स्ट पर्सन टू बिकम नॉमिनी इन दिस कैटेगरी। यहीं पर अगर हम बात करें 50 इयर्स ओल्ड लिएंडर पेस बन गए हैं फर्स्ट नॉमिनी। इसके साथ साथ इनका जो कंपटीशन होगा वो 6 अदर नॉमिनीज के साथ भी होगा। इनके साथ साथ टोटल 7 नेम्स को सेलेक्ट किया गया है, जो बाकी के 6 नेम्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें इससे पहले अगर किसी पर्सनालिटी का नाम टेनिस हॉल ऑफ फेम में आया था तो उनका नाम था विजय अमृतराज, और ये जो पर्सनालिटी हैं इन्हें कंट्रीब्यूटर की कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया था, लेकिन प्लेयर की कैटेगरी में सेलेक्ट होने वाले पहले बने हैं लिएंडर पेस। इनकी जो जर्नी है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। इन्होंने अपने पूरे कैरियर में टोटल 18 ग्रैंड स्लैम्स टाइटल को अपने नाम किया है, जिसमें से डबल्स की कैटेगरी में इन्होंने 8 ग्रैंड स्लैम्स लिए हैं, और मिक्स्ड डबल्स की कैटेगरी में इन्होंने 10 ग्रैंड स्लैम्स अपने नाम किए हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग के बारे में। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में इंडिया ने ओवरऑल 56th पोजीशन को एक्वायर किया है। देखा जाए तो ये कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, क्योंकि ये जो रैंकिंग है वो टोटल 64 कंट्रीज को ही दी गई थी। तो 64 में से इंडिया ने 56th पोजीशन को एक्वायर किया है, यानी कि देखा जाए तो इंडिया काफ़ी पीछे चल रहा है टैलेंट रैंकिंग के मामले में। तो ये जो रैंकिंग है वो किसके द्वारा दी जाती है, ये दिया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा। हर साल रिलीज होने वाला ये डाटा है, जिसमें इंडिया ने 56th पोजीशन को एक्वायर किया है आउट ऑफ 64। पिछले बार देखा जाए यानी 2022 में इंडिया की जो पोजीशन थी दैट इज 52nd, यानी इस बार इंडिया पिछली पोजीशन से भी क्या आया है, डाउन आया है। यहीं पर अगर हम बात करें ये जो रैंकिंग है वो किसके बेसिस पे प्रोवाइड की जाती है, तो किसी भी कंट्री में एक पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगा एंड उसकी स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज क्या होगी, एजुकेशन क्या होगी, इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग को प्रोवाइड किया जाता है। बाकी सभी फील्ड्स में इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एजुकेशन के फील्ड में अच्छा ना परफॉर्म
परफॉर्म करने के कारण इंडिया को इतनी कम रैंकिंग दी गई है। यहीं पर अगर हम बात करें ओवरऑल इस रैंक में फर्स्ट पोजीशन एक्वायर की है स्विट्जरलैंड ने और लास्ट पोजीशन यानी सबसे बेकार पोजीशन है मंगोलिया की। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है एशियन गेम्स 2023 के बारे में, जिसमें इंडियन वुमेन टीम ने श्रीलंकन टीम को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ये जो टूर्नामेंट है एशियन गेम्स 2023 का, उसमें एक गोल्ड मेडल इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की तरफ से लाया गया है। इन्होंने श्रीलंका को हराया है बाय द स्कोर ऑफ 19 रन्स, 19 रनों के साथ हराकर श्रीलंका को हराते हुए इन्होंने फर्स्ट पोजीशन को एक्वायर किया। ओवरऑल देखा जाए तो ये इंडिया का सेकंड गोल्ड मेडल था और इसी प्रॉपर टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल एक्वायर किया गया है बाय द बांग्लादेश। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन रही हरमनप्रीत कौर। एशियन गेम 2023 का जो वेन्यू है यानी इस बार 2023 में इन गेम्स को कंडक्ट करवाया जा रहा है हांगझू चाइना में। 8 अक्टूबर तक चलेंगे ये गेम्स, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के प्लेयर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अप्रॉक्स 25,000 प्लेयर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। यहीं अगर हम बात करें इंडिया की तरफ से फ्लैग बेरर कौन रहे, तो इंडिया की तरफ से इस बार हरमनप्रीत सिंह एंड बॉक्सर लवलीना जो हैं वो फ्लैग बेरर के रूप में सामने आई हैं। सबसे पहले एशियन गेम्स के बारे में बात करें तो पहली बार एशियन गेम्स का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1951 में इन न्यू दिल्ली, इंडिया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि बन गया है मध्य प्रदेश का 7th टाइगर रिजर्व। इससे पहले मध्य प्रदेश में ऑलरेडी 6 टाइगर रिजर्व्स थे और अब 7वें नंबर पे जो नाम सामने आया है दैट इज वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इसके बारे में बात करते हैं कि किसी भी एक जगह को टाइगर रिजर्व होने का स्टेटस दिया जाता है बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इसी ने मध्य प्रदेश में वीरांगना टाइगर रिजर्व को स्टेट की 7th टाइगर रिजर्व बनाया है। यहीं पर अगर हम बात करें ओवरऑल इंडिया में अब जो टाइगर रिजर्व्स की काउंटिंग हो चुकी है इट इज़ 55। इससे पहले जो 55th नंबर पे टाइगर रिजर्व एड ऑन किया गया था, इसका नाम था धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान में सिचुएटेड था और अब न्यूली ऐड किया गया है मध्य प्रदेश का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। यहीं अगर हम बात करें तो इससे पहले मध्य प्रदेश में जो 6 टाइगर रिजर्व थे, इनमें नाम सामने आते हैं कान्हा, बांधवगढ़, सतपुरा, पेंच, पन्ना एंड संजय दुबरी टाइगर रिजर्व्स का। ये वो 6 टाइगर रिजर्व्स हैं जो पहले से सिचुएटेड थे। अब 7वें नंबर पे वीरांगना दुर्गावती आ गया है। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी टाइगर्स का स्टेटस काफ़ी हमें ग्रोइंग देखने को मिलता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। क्योंकि अगर हम 2018 से देखें तो 2018 में जहां मध्य प्रदेश में टाइगर्स की काउंटिंग 526 थी, अब वो इंक्रीज होकर 785 तक आगे बढ़ चुकी है। तो मध्य प्रदेश में अच्छे से टाइगर्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है इंडियन एनर्जी समिट 2023 के बारे में, जैसे कि इस बार न्यू दिल्ली में कंडक्ट करवाया गया और इसका इनॉग्रेशन किया गया बाय RK सिंह। तो इसके फैक्ट्स की तरफ नज़र डालते हैं तो इंडियन एनर्जी समिट 2023 जिसे कि फिक्की फेडरेशन हाउस न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया है, इसका जो इनॉग्रेशन है वो मिनिस्टर ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह के द्वारा किया गया, जहाँ पे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेलीगेट्स प्रेजेंट थे। 2 दिन तक चलने वाली ये समिट है जिसमें फोकस किया जाएगा ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। इसके साथ साथ अदर कंट्रीज से बात करें तो यहाँ पर इस सेरेमनी के दौरान एम्बेसडर ऑफ बेल्जियम एंड जर्मनी भी अवेलेबल थे, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है देयर व्यूज ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है नेशनल अवार्ड्स फॉर आयुष्मान भारत के बारे में। आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर हर साल नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं और इस बार स्टेट छत्तीसगढ़ ने अपने नाम किए हैं 3 अवार्ड्स इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। यहाँ पे हम बात करें आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में, जिसमें बिग स्टेट्स की कैटेगरी में 3 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं छत्तीसगढ़ ने। सबसे पहले तो यहाँ पर है 100% यूटिलाइजेशन ऑफ एलोकेटेड फंड्स। जितने भी फंड्स एलोकेट किए गए थे छत्तीसगढ़ को, उनका 100% यूटिलाइजेशन किया गया है और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ की 90% फैमिलीज़ के पास आयुष्मान कार्ड भी अवेलेबल है। तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इस स्कीम को अपनी स्टेट में इम्प्लीमेंट किया है। यहीं अगर हम बात करें तो इनके जो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना को स्टार्ट किया गया, जिसके थ्रू 1.4 करोड़ बेनिफिशरीज को फ्री में मेडिकल हेल्प एंड मेडिसिन को पहुँचाया गया। इसी के साथ साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट्स एक जगह से दूसरी जगह, जैसे
मेडिकल यूनिट्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ऐसी फैसिलिटी स्टेट में अवेलेबल करवाई गई जहां पर डॉक्टर्स हमेशा 24 आवर्स प्रेजेंट रहते थे। यहीं पर दाई दीदी क्लिनिक इनिशिएटिव, ये जो इनिशिएटिव है ये लिया गया था पर्टिकुलरली फॉर अडोलसेंस गर्ल्स एंड वुमेन्स। इनके फ्री चेकअप एंड हेल्थ केयर के लिए दाई दीदी इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था इन छत्तीसगढ़। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहला नाम है हमारे पास संजीव मंत्री, जिन्हें कि बना दिया गया है MD एंड CEO ऑफ ICICI लॉम्बार्ड। यहीं पे अनदर अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, बनमाली अग्रवाल को बना दिया गया है चेयरमैन ऑफ टाटा एडवांस सिस्टम। और RBI के डिप्टी गवर्नर जिनका नाम है M राजेश्वर राव, इनके टाइम पीरियड को 1 साल के लिए फर्दर आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। M राजेश्वर राव ने ज्वाइन किया था ऑन 7 नवंबर 2017 एज अ डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI और 2016 से अब तक ये सर्व कर रहे थे और अब इनके टेन्योर को फर्दर 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इनका जो टेन्योर रहने वाला है वो रहेगा टिल अक्टूबर 2024। अगर हम RBI के अदर डिप्टी गवर्नर्स का नाम लें तो इसमें 3 जो और नाम शामिल हैं, इनमें से एक है T रविशंकर, मुकेश कुमार जैन और माइकल डी पात्रा। ये जो 3 हैं वो हैं अदर डिप्टी गवर्नर्स ऑफ RBI। नेक्स्ट हमने बात करनी है इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। सबसे पहले है 23 सितंबर, जिसे हम इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है डेफ एंड डम्ब पर्सनस को किसी भी बात को समझाने के लिए, तो उसके लिए एक दिन डेडिकेटेड है, दैट इज 23 सितंबर। इस बार इसका जो थीम रहा अ वर्ल्ड वेयर डेफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर, इस थीम के साथ इस दिन को सेलिब्रेट किया गया। पहली बार इस दिन को स्टार्ट किया गया था इन ईयर 1951। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे जो हमने डिस्कस करना है दैट इज 25 सितंबर, जिसे हम अंत्योदया डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अंत्योदया दिवस इज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम अंत्योदया के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इन्होंने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर लोगों के स्टेटस को इम्प्रूव करने में इनके जो एफर्ट्स रहे हैं, इसीलिए हम उनके बर्थडे को अंत्योदया दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये जो वर्ड है अंत्योदया, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है राइजिंग ऑफ द लास्ट, आखिरी उम्मीद, कुछ इस तरह का मीनिंग निकलता है वर्ड अंत्योदया का। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है 26 सितंबर के बारे में, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे। पूरे वर्ल्ड में एनवायरनमेंट की हेल्थ को कैसे ठीक रखा जाए उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस पहुंचाने के लिए 26 सितंबर को चूज़ किया गया। इस बार इसका जो थीम रहा दैट इज ग्लोबल एनवायरनमेंट पब्लिक हेल्थ, स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे। नेक्स्ट दिन है हमारे पास 28 सितंबर, जिसे कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 के लिए इसका थीम था मार्क पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। इस बार ये जो दिन है इसे डिक्लेयर किया गया था बाय IMO दैट इज़ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, और तब से हर साल हम 28 सितंबर को वर्ल्ड मैरीटाइम डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.